पेश करेंगे जो हमने स्मृति से देखा, वो संपत्ति यानी माँ बाप की जायदाद में क्या लड़की के कोई हक है भी है तो कितना है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ये हमने पहले आपको क्लियर किया था, शुरू में ही बता दिया था कि पुत्र का होना बहुत ज़रूरी है, यानी बेटे का होना ज़रूरी है हिंदुज़म में। और यही वजह है, अगर आप इंटरनेट पर डालेंगे तो शायद दुनिया में मैं कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो एबॉर्शंस होते हैं, जो इलीगल एबॉर्शंस होते हैं, वो इंडिया में होते हैं, और ख़ासकर वो हिंदुज़म में होते हैं। चूँकि उनको बेटे की चाहत होती है, और बेटे की चाहत चूँकि धर्म की वजह से उनको सबसे ज़्यादा बेटे की चाहत होती है, और बेटे की चाहत ही उनको मजबूर करती है कि वो एबॉर्शन करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पेटों में ही मारें। जिस तरीके से हमने पिछली स्ट्रीम में ये साबित किया कि एक स्त्री या पुत्री शब्द का जब भी यूज हुआ है, यानी बेटी का या बीवी शब्द का लफ्ज का जब भी यूज किया गया है, तो वो निगेटिव मतलब में ही यूज किया गया है, उसको कभी भी पॉजिटिवली यूज नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं हक मारा जा रहा है, बीवी होने के उन्वान से, बेटी होने के उन्वान से, और बहन होने के उन्वान से भी हक का गस्ब भी किया जा रहा है। आज मैं शुरू कर रहा हूँ, आपके सामने जो बहस शुरू हो रही है वो है कि क्या बेटियों को कोई हक है जमीन में। तो इसका सीधा सा मतलब है नहीं है। इसके सैकड़ों सबूत हैं कि नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन हम शुरू कर रहे हैं पराशर स्मृति से। पराशर इनके बहुत बड़े महर्षि थे, और पराशर जी की नस्ल, उनका वंश आज भी इंडिया में मौजूद है, जो खुद को अपने पराशर की ऋषि की अपने आप को नस्ल बताता है। इंडिया में ऐसे बहुत से ब्राह्मण हैं जो पूरी के पूरी पराशर ही की नस्ल से पाए जाते हैं, कहते हैं हम उसी ऋषि की, उन्हीं महर्षि की नस्ल से हैं। पराशर ऋषि में पराशर जी अपनी जो किताब है स्मृति, उसके चैप्टर नंबर 3 वर्ष नंबर 8 पे क्या कहते हैं? कहते हैं सपिंड दायाद अर्थात बेटे पोते धनादि का भाग लेने वाले होते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं जो धन का भाग लेने वाले होते हैं वो क्या होते हैं? ये वो तो सपिंड होते हैं, यानी वो जो अपनी ही पिंड के रहने वाले होते हैं, अपनी नस्ल के रहने वाले होते हैं। उनमें कौन कौन उस धन को, उस जमीन को, उस जायदाद को कौन लेगा? ये साफ साफ बताया जा रहा है कि कौन लेगा। धनादि का भाग कौन लेने वाला होगा? कहते हैं बेटे, यानी बेटे लेंगे। अगर बेटे न हो तो कम से कम पोते लेंगे, भाग लेने वाले होते हैं। इसमें कहीं भी बेटी का जिक्र नहीं है, यानी पुत्र पुत्री का जिक्र कहीं भी नहीं है। पराशर ने जब संपत्ति यानी जायदाद की तकसीम का जिक्र किया है, जब कहा है कि किस तरीके से कंट्रीब्यूट की जाएगी बाप की जायदाद, तो कहा गया या तो बेटे लेंगे या पोते लेंगे, बेटी का कोई जिक्र नहीं है। और ये आगे इसके आगे बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, इस सिचुएशन को साफ साफ लिख दिया गया है कि देखो, चाहे वो बेटे या पोते आपस में लड़कर अलग क्यों ना हो गए हों, देना बेटों ही को। ऐसा लिख रहा है कि चाहे वे पृथक पृथक भी रहते हों, परंतु तो भी उनका जन्म मरण में अशोच होता है, गोत्र में 10 दिन तक ही सूतक रहता है। यानी अगर बेटे आपस में लड़ रहे हैं, पोते आपस में लड़े हैं, वो आपस में अलग अलग रहते हैं, और वो अलग अलग जगह हैं, या फिर लड़े नहीं है, वो अलग अलग शहर में, अलग अलग मुल्कों में रहते हैं, लेकिन जायदाद में हक उन्हीं को मिलेगा, कुछ भी हो जाए हर हाल में जायदाद में हक उन्हीं को मिलेगा। बेटी का कोई हक नहीं है। ओनली बेटे का हक है या पोते का हक है, बेटी का कोई भी हक नहीं है जायदाद में की बात होगी। और आगे और भी क्लियर हो जाएगा। आप देखें ये जो गौतम स्मृति है, जो गौतम बहुत बड़े ऋषि, ये चैप्टर नंबर 29 में इसको डिटेल से इन्होंने इसको लाए हैं, और बड़ी बयान की डिटेल से क्या है कि कितना जमीन का हिस्सा मिलना है, कितना नहीं। आप इस पर गौर करें कि पिता के मृत्यु के पीछे पिता के धन को पुत्र ही, इस पर पहले ही जुमले पे आप देखें, और मैं आपसे जो भी जितने भी अफराद है कहता हूं कि शेयर करें इसको। साफ साफ देखें क्या लिख रहा है, पिता की मृत्यु के पीछे पिता के धन को पुत्र ही, क्या लिख रहा है, ही पे ध्यान दें कि सिर्फ बेटे ही विभाग बांट कर ले, यानी बेटी का नहीं है। यहां जो ही शब्द है उसको देखें, और वो आगे हम देखेंगे पुत्री का कोई जिक्र ही नहीं है, यानी बेटी का कोई जिक्र ही नहीं है। गौतम ऋषि क्या कहते हैं, पिता की मृत्यु के पीछे पिता पिता के धन को पित्र पुत्र ही, सिर्फ और सिर्फ बेटे ही बांटे, बेटियों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बेटियों को जमीन में कोई भी हक नहीं है। ठीक है। और मैं पहले भी हमने स्ट्रीम में ये क्लियर किया था, ये जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं किसी दूसरी पुस्तक से, किसी दूसरी बुक से उठा के आपके सामने लगा रहा हूं, नहीं। मैं गौतम ऋषि की उन्हीं की अपनी स्मृति इसका पेज आपके सामने लगाया है। अब अगला जुमला देखें कि पिता की जीवित अवस्थाओं में माता की रजनोवृत्ति हो जाए और पिता इच्छा करे तो धन बांट दे। यानी एक टाइम वो होता है जब
पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, उसको बात कहते हैं कि रजनोवृत्ति हो जाए, यानी कि माँ माँ को आप पीरियड से नहीं आते, उसके बाद अगर बाप चाह रहा है तो तक़सीम कर दे ज़मीन को। तो पहले तो बेटी को ज़मीन नहीं देना है, इसको इसको ध्यान में रख लें आप, इसको नोट कर लें कि बेटी को कोई भी ज़मीन का हिस्सा नहीं है। पहले ही सेंटेंस ने ये क्लियर कर दिया कि सिर्फ़ और सिर्फ़ बेटे ही को ज़मीन में और जायदाद में हिस्सा है। अब आगे देखते हैं कि क्या बेटों में बराबर है? क्या नहीं, बेटों में भी ऐसा नहीं कि बराबर है। आगे देखें क्या लिख रहा है। इच्छा करे तो धन बाँट दे। कहा कि संपूर्ण धन बड़े पुत्र को दे दे। ये देकर अन्य पुत्रों को केवल भरण पोषण के निमित्त ही दे सकता है। यानी अगर बेटा बाप जिंदा है और वो अपने बेटों बेटी को तो कोई देना नहीं है, लेकिन अगर बेटों ही में तकसीम करना है तो बाप सारा का सारा धन, सारे की सारी जमीन और जायदाद अपने सबसे बड़े बेटे को दे दे, और जो छोटे बेटे हैं उनको सिर्फ उतना ही दे जितने से उनका पालन पोषण हो जाए, यानी वो अपनी पॉकेट मनी के हिसाब से दे कि अपना खर्चा चला दे। यानी बेटों में भी बराबर का तकसीमात नहीं की गई हैं। बड़े बेटे को सब कुछ देने के लिए कहा गया, गौतम ऋषि ने कह दिया, और उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, बेटी को तो कुछ था ही नहीं। अब आप देख लें फिर आगे कि चूंकि मैं चाहता हूं कि सारा सब कुछ क्लियर हो जाए, कहा कि बड़े बेटे को सब कुछ दे दो, छोटे भाइयों को पिता के समान पालन करे। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर बड़े बेटे से कहा है कि देखो बेटा, तुमको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन छोटे भाइयों का पालन पोषण और उनका ध्यान तुम्ही को रखना। ठीक है, तो धर्म से 20वां भाग आदि का धन विभाग करे। तो धर्म से 20वां भाग अधिक धन और दोनों ओर के दांत वाला बैल ज्येष्ठ भाई को दे। मतलब बैल वगैरह हो तो दांत वाला बैल तो बड़े भाई को दे दे, और जो काना लंगड़ा गंजा ये बैल हो तो छोटे भाइयों को दे दे। ठीक है, या मध्यम पुत्र को दे दे। यदि यदि अनेक बैल हो तो, अगर उसके पास बहुत से ज्यादा बैल हो तो गो, कवच, गड्डी, जो उसकी बुग्गी होती है वगैरह, वो या एक एक पशु छोटे भाइयों को दिया जाए, और शेष सब उन धन को बराबर बांट लिया जाए। ठीक है, तो उसमें बड़े भाई और छोटे भाई में भी तकसीमात में फर्क रखा गया है। आप गौतम जी महर्षि की जाके देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 29, उसमें उन्होंने किस तरीके से बताया है कि बेटी को तो बिल्कुल भी नहीं देना है, और बेटों में भी जो तकसीम धन करना है, तकसीम जमीन जायदाद करनी है, उसमें भी फर्क रखना है। ठीक है, उसमें भी फर्क रखना है। तो प्लीज जो भी हजरात हैं इसको शेयर करें। तो अब आगे हम आते हैं कि उसके बाद फिर अपना इसमें उन्होंने लंबी कहानी बताई है, किस तरीके से कितने घोड़े हों तो कितने घोड़े, अगर 50 घोड़े हों तो कितने बड़े भाई को देने हैं, कितने छोटे भाई को देने। तो इनकी अपनी मेथोलॉजी है, अपना टर्म इन्होंने इस्तेमाल किए, वो जाके आप खुद देख सकते हैं। इसमें आप बोरिंग भी होंगे, लेकिन ये है जो नतीजा है वो मैं बता रहा हूँ। नतीजा कंक्लूजन ये है कि बेटी को कुछ नहीं देना है, बिल्कुल भी बेटी को कुछ नहीं देना है बाप की जमीन में से। और बेटों में से भी फर्क रखा गया है कि बड़े बेटे को कितना देना है, छोटे बेटे को कितना देना है। बड़े बेटे को किस हिसाब से तकसीम करना है, छोटे बेटे को किस हिसाब से तकसीम करना।